तो मनी गुरु में आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए दर्शकों के सवालों के जवाब जान रहे हैं। हमारे साथ जाने माने फाइनेंशियल प्लानर फिरोज अजीज है। फिरोज, पुणे से सिद्धार्थ जोशी का हमें सवाल आया है। वो कहते हैं कि मेरे पास 2 LIC की जीवन आनंद पॉलिसी है। पॉलिसी की 2 और 6 किश्तें भी जमा कर चुके हैं, लेकिन अब ये पॉलिसी को जारी रखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अब एक टर्म प्लान ही लेना चाहते हैं, तो टर्म प्लान के लिए क्या विकल्प है? अमूमन देखा गया है कि ट्रेडिशनल LIC पॉलिसीज को लेकर जो एक्सपर्ट्स होते हैं कहते हैं कि बेटर है कि आप टर्म प्लान ले, ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये सिद्धार्थ का जो डिसीजन है LIC को डिसकंटिन्यू करने का, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इनकी जो ना तो इंश्योरेंस की ऑब्जेक्टिव ठीक तरह से पूरी होती है, ना तो इन्वेस्टमेंट की। तो मेरे हिसाब से LIC की जो पॉलिसीज जो हैं ये दोनों डेफिनेटली सरेंडर करनी चाहिए, इनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। एक दो चीजें जरूर चेक करनी पड़ती हैं। अगर इन्होंने 6 इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं तो इनको ये देखना पड़ेगा कि अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिनिमम इंश्योरेंस प्रीमियम पेइंग टर्म कहते हैं उसको, कितने साल मिनिमम आपको भरना है वो लिखा होता है आपकी पॉलिसी में। अगर वो आप पार कर चुके हैं, जनरली 5 ईयर्स होता है, अगर वो आपने पार कर लिया तो उसकी प्रीमियम पेमेंट्स आप स्टॉप कर दें। और ये भी फाइंड आउट करें कि विड्रॉवल के लिए क्या कॉस्ट है। अगर कॉस्ट ज्यादा हो तो विड्रॉ ना करें और उसको और 4-5 साल रहने दें, बट प्रीमियम्स पे तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अब सेकंड पॉइंट, इसके बदले अगर टर्म प्लान लेना है तो मेरे हिसाब से आज की डेट में टर्म प्लान्स की पॉलिसी के जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं वो काफ़ी डिप हुई हैं, बट इसका जो बेनिफिट होता है और आपको सस्ते में टर्म प्लान्स मिलती हैं अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं। तो HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी आपको टर्म प्लान के लिए सिद्धार्थ जी। और ये HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट का सेटलमेंट क्लेम रेशियो जो कहते हैं, जिसमें अगर कोई क्लेम करे तो उसकी पेमेंट्स मिलती हैं कि नहीं, वो मेजर किया जाता है IRDA के द्वारा, और उसकी सेटलमेंट HDFC की सेटलमेंट क्लेम रेशियोज आर वेरी गुड। सो HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट अगर आप खरीदेंगे तो आपकी इंश्योरेंस कवर भी बनी रहेगी और LIC के जो और प्रीमियम्स हैं वो भी भरने नहीं पड़ेंगे आपको, और यू विल नॉट बी पुटिंग मोर गुड मनी टू बैड। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, कई लोग ऐसा पूछते हैं फिरोज कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसे अगर डालूं तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा? और ऐसा ही सवाल अहमदाबाद से केतन शाह का भी है। कहते हैं म्यूचुअल फंड में ऊंचा रिटर्न इन्हें चाहिए, म्यूचुअल फंड में ऊंचा रिटर्न चाहते हैं, तो किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए और किस तरह का रिस्क जुड़ा होता है? तो हाई रिटर्न बेस्ड जो इस तरीके के निवेश होते हैं उसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव फिक्स करना ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए बहुत जरूरी होता है, और रिस्क ऑफ कोर्स सब ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो रिस्क का जो पहलू है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाई रिटर्न्स ऑलवेज कम विथ हाई रिस्क। तो म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, अगर आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसमें एटलीस्ट 30 to 40 स्टॉक्स मिनिमम एक फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे खरीदते हैं, तो रिस्क काफी मिटिगेट हो जाती है, क्योंकि ऑल एग्स आर नॉट इन वन बास्केट। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में रिस्क कम ही होती है, बट अगर मिड कैप फंड चूज करें तो उसमें रिटर्न ज्यादा आने की संभावना होती है और लार्ज कैप में कम, क्योंकि जो कंपनीज वो खरीदते हैं वो काफी मैच्योर होती हैं, उसमें रिस्क कम होता है। तो मिड कैप एंड माइक्रो कैप पोर्टफोलियोज एक अच्छी रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। हमने इनफैक्ट अब बैलेंस फंड्स को लेकर भी हमारे पास कई सवाल आते हैं, और ऐसा ही सवाल गुरुग्राम से सुरेश मेहता का भी है। कहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म रेगुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूं, बैलेंस फंड में निवेश अब ये करना चाहते हैं, किन बैलेंस फंड में निवेश करना इनके लिए बेटर होगा? बैलेंस फंड्स एक बहुत अच्छा जरिया हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो टैक्सेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव है, और उसको इक्विटी टैक्सेशन की बेनिफिट है जो कि डेट फंड्स को नहीं होती। तो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो है बैलेंस फंड में, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है एक रिटेल निवेशक के लिए। बैलेंस फंड पे तवज्जो देना एक बहुत समझदारी का डिसीजन होगा, क्योंकि उसमें इक्विटी टैक्सेशन लॉन्ग टर्म में जीरो है। अब रहा सवाल बैलेंस फंड में कौन से अच्छे फंड्स हैं जो एक आदमी खरीद सकता है, तो मेरे हिसाब से HDFC प्रूडेंस फंड एक अच्छा निवेश रह सकता है बैलेंस फंड कैटेगरी में, और ICICI का बैलेंस्ड फंड, ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड फंड है। ये 2 फंड्स अगर डालें तो आपको इक्विटी की टैक्सेशन भी मिलेगी और डेट की थोड़ी सी स्टेबिलिटी और इक्विटी का ग्रोथ। सो इट्स ऑल पुट इन वन, सो इट्स अ गुड डिसीजन टू लुक एट अ बैलेंस फंड। और कितना एडवाइजेबल है फिरोज, आपसे क्विकली जानना चाहेंगे कि बैलेंस फंड्स हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, चाहे वो एक न्यू इन्वेस्टर हो या फिर एक प्रो इन्वेस्टर हो? मेरे हिसाब से जैसे आपका पोर्टफोलियो की साइज बढ़ती है तो बैलेंस फंड का रेलेवेंस थोड़ा कम होता है।
क्योंकि वो जो एसेट एलोकेशन का डिसीजन है कि कितना डेट में डालना है और कितना इक्विटी में डालना है, एक एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को खुद से लेना चाहिए। बट एक रिटेल निवेशक जो मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसआईपी के द्वारा, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टूल है। तो सबके पोर्टफोलियो में शायद इसकी जरूरत ना हो। जैसे आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो तो बैलेंस फंड ना लें, क्योंकि वो डेट और इक्विटी की जो डिसीजन एलोकेशन की डिसीजन है वो आपको खुद करनी चाहिए और ना कि फंड मैनेजर को डेलीगेट करनी चाहिए। बट रिटेल निवेशक एसआईपीज के लिए बैलेंस्ड फंड्स की बहुत अच्छी रेलेवेंस है हर पोर्टफोलियो में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फिरोज अजीज हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल हमारे शो में बस इतना है।